हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके प्रैक्टिस सेट के एक और नए वीडियो में। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जा करके हमारे प्लेलिस्ट में उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 15 में प्रदत्त मूल अधिकार। दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 16 में प्रदत्त मूल अधिकार। तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूल अधिकार। तो आपका जो मूल अधिकार में भारतीयों को ये चारों का चारों प्राप्त है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न कथन पर विचार करें। पहला है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। दूसरा कहता है कि राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना आवश्यक है। तीसरा कहता है कि राज्यसभा स्थायी सदन है लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पदमुक्त हो जाते हैं। तो इन कथनों में से कौन सा कथन गलत है आपको वो चुनना है। तो सबसे पहला कथन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा कथन कहता है कि कम से कम 35 वर्ष आयु होना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। और तीसरा कहता है कि राज्यसभा स्थायी सदन है लेकिन उसके 1/4 सदस्य नहीं, 1/4 नहीं दोस्तों, 1/3 सदस्य जो होते हैं वो एक दूसरे वर्ष पदमुक्त हो जाते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है। तो इसको रोक सकती है दोस्तों 14 दिन तक ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह, पहला कहता है कि भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। इसमें चुनना है कौन सा सही है। तो पहला जो ऑप्शन है हमारा 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो, ये बिल्कुल सही है। और जो दूसरा ऑप्शन है उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, केवल एक। कौन सा राइट हो जाएगा, केवल एक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन में 1 माह, 3 माह, 2 माह, 6 माह। आंसर इसका हो जाएगा 2 माह। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न कहता है कि भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था। पहली बार अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1963। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है। तो इसका उपबंध जो है आपको दोस्तों अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 38, 1939, 1937 में किया गया। अनुच्छेद 37 में इसका उपबंध किया गया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास कि चिलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। तो चिलैया समिति का गठन दोस्तों आप सभी को पता होगा 1991 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भूरी क्रांति, भूरी क्रांति, यस। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इस प्रकार से जाना जाता है, उसको बोलते हैं दोस्तों हॉट मनी। उसको क्या बोलते हैं, हॉट मनी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य एफआरपी अनुमोदित करता है। कौन अनुमोदित करता है इसको, आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति, कृषि लागत और कीमतों के लिए आयोग। तो ऑप्शन नंबर पहला ही आपका राइट हो जाएगा, आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति करती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन में
कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? सरकारी पदों का त्याग, विदेशी माल का बहिष्कार, अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार, सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी। तो पहला ऑप्शन तो शामिल था, दूसरा भी शामिल था, तीसरा ऑप्शन भी शामिल था। चौथा ऑप्शन जो हमारा है वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर कोई भी पाबंदी नहीं थी। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 अप्रैल 1930। इसके पीछे कहानी क्या है कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी साबरमती आश्रम से चले थे और 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे थे, और उसके अगले दिन सुबह 6 अप्रैल 1930 को नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। तो पहला जो घटना है चौरा चौरी घटना, ये तो 5 फरवरी 1922 को सही है। दूसरा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ये भी सही है। तीसरा है पूना समझौता, ये भी सही है। चौथा जो है भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942 को, ये जो है कालक्रम सही नहीं है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 कहता है कि आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में इसका गठन जो है ऑप्शन में है 16 अक्टूबर 1943, 21 अक्टूबर 1943, 6 नवंबर 1943। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, 21 अक्टूबर 1943। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सती प्रथा का उन्मूलन किया गया, किस नियम द्वारा किया गया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1829 के नियम 17 के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर को दिया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड एल्गिन प्रथम। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो कहता है त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं था? आपको बताना है कौन शामिल नहीं था। तो पाल शामिल थे, राष्ट्रकूट शामिल थे, प्रतिहार शामिल थे, पल्लव वंश जो था वो शामिल नहीं था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पल्लव वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं, इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं? इसमें शवों के सर जो है वो उत्तर दिशा में रखे मिले हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋजुपालिका, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो इसके संस्थापक जो थे वो मखली पुत्र थे, मखली पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में मुहतसिब कौन था? मुगल काल में मुहतसिब कौन था? तो ये आचरण अधिकारी होता था, आचरण अधिकारी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित था? तो ये कौन सा विभाग था दोस्तों? सैन्य विभाग। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कहता है कि बसावन व दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये थे आपका अकबर के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जो पहला है नरौरा, आपका उत्तर प्रदेश। फिर है कुडनकुलन, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ककरापारा सही है, तारापुर सही है, और कुडनकुलन जो है कर्नाटक में नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया। ठीक है, उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया। अगला देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? निम्न में से कौन एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? पहला ऑप्शन है ईंधन का ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है जलने पर ज्यादा से ज्यादा अपशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अच्छा एक ईंधन वही है जिसमें कम हानिकारक गैस निकले और उसमें कम अवशिष्ट पदार्थ निकले, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 की ओर चलते हैं। एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला है विटामिन B7। विटामिन B7, तो विटामिन B7 का आपका हो जाएगा बालों का झड़ना। नेक्स्ट है विटामिन B12। विटामिन B12, तो प्रवासी अरक्तता होना। और सी का हो जाएगा विटामिन ई। विटामिन ई का क्या हो जाएगा, बाझपन उत्पन्न होना। और विटामिन के की कमी से हो जाएगा रक्त का थक्का जमने में। इसलिए इसका राइट आंसर तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 31 कि तारों की मध्य दूरी ज्ञात करने की क्या इकाई है? तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई, तो इसका आंसर हो जाएगा गैलेक्टिक इकाई। गैलेक्टिक इकाई, ध्यान रखिएगा प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी नापने के लिए है, लेकिन तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने के लिए गैलेक्टिक इकाई का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट 32 को आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वर्णांधता। वर्णांधता। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है? हीमोग्लोबिन किसका वहन करता है? तो हीमोग्लोबिन काफी आसान क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या है? किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा जो होता है वो लेटेंट हीट होता है, गुप्त ऊष्मा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल आपको जीव द्रव्य में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? आपको नहीं है बताना है, अच्छा स्रोत नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे। मछली के तेल में विटामिन ए मिलता है, पालक में विटामिन ए मिलता है, आम में विटामिन ए मिलता है, लेकिन जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे में विटामिन ए नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, सूची एक को सूची दो से मिलान करें। सूची एक को सूची दो से मिलान करना है। तो पहला का हो जाएगा हमारा प्रतिरोध, यूनिट होता है ओम। ठीक है, विद्युत प्रवाह का यूनिट होता है एम्पियर। बल का होता है न्यूटन और पावर का होता है वाट। इस कंडीशन में आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला जो तत्व है वो लिथियम है, वो लिथियम है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही है? प्राकृतिक रबर के बारे में कौन सा कथन सही है? क्या एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं, या एक कृत्रिम बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं, क्या एक बहुलक नहीं है इसमें लोचदार गुण होते हैं, या एक प्राकृतिक बहुलक है इसमें लोचदार गुण नहीं होते हैं? तो लोचदार गुण तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि तीनों में दिए हुए लोचदार गुण होते हैं। तो लोचदार गुण तो प्राकृतिक रबर में होते हैं, लेकिन यह ये क्या है, एक प्राकृतिक बहुलक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से इसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भागीरथी, अलकनंदा, भागीरथी, अलकनंदा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाएगी? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश बिल्कुल सही है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात ये सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं 45। 45 कहता है निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? शीत महासागरीय जलधारा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा अगुलहास, अगुलहास। 46 कहता है कि निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा काफी इजी क्वेश्चन है, एक कावेरी कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को। प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? तो भूकंप और ज्वालामुखी के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो टकला मकान चीन ये सुमेलित है, थार भारत में सुमेलित है, अटाकामा डिजर्ट जो है वो चिली में सुमेलित है, गिब्सन जो है अफ्रीका में नहीं, ये सुमेलित नहीं है। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? गिब्सन। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि प्रतिरोधात्मक एवं घर्षणात्मक बेरोजगारी है। प्रतिरोधात्मक एवं घर्षणात्मक बेरोजगारी है। एक ही रोजगार में आवश्यकता से अधिक श्रमिकों व्यक्तियों का होना, श्रमिक व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार बहुत निम्न स्तर का कार्य मिलना, व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति के कुछ समय के लिए बेरोजगार होना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुछ समय के लिए जब व्यक्ति बेरोजगार हो जाता है तो उसे हम प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एमएसपी के बारे में आपको विचार करना है तो और बताना है कि सही उत्तर कौन सा है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है। ये तो बात बिल्कुल सही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर दोनों हमारा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।